बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, एससीओ कॉन्फ्रेंस गोवा हिंदुस्तान के अंदर हुई, जिसमें वज़ीर ख़ारजा ने शमूलियत इख्तियार की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी गए और वहाँ पर जाकर हिंदुस्तान ने अपनी हिंदुत्वा जहनीत और जो RSS की आइडियोलॉजी है उसका बरमला इजहार किया। और पूरी दुनिया ने देखा हिंदुस्तान किस तरह हर मौके पर उसकी कोशिश रही पाकिस्तान को लेट डाउन करने की, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को लेट डाउन करने की, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि बिलावल भुट्टो का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है या PDM की हुकूमत है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर थे और हिंदुस्तान की पूरी कोशिश थी कि बिलावल भुट्टो / पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को लेट डाउन किया जाए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को दहशतगर्दी की सनत का तर्जुमान तक कह दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिलावल ने कुलभूषण जाधव की बात की, जो कि एक स्टेट एक्टर है और हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस में सर्विंग ऑफिसर, जो पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी कर रहा था। क्योंकि जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त का स्टेप उठाया वो एक इल्लीगल है और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये चीज़ें वो थी जो हिंदुस्तान को सूट नहीं कर रही थी और हिंदुस्तान ने इसके खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा बनाया। वहाँ का जो मीडिया था उसने प्रोपेगेंडा बनाया और पेटी इश्यूज को उठाकर कमेंट्स दिए। सियासत इस विजिट के ऊपर पाकिस्तान में भी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट आई कि बिलावल भुट्टो को नहीं जाना चाहिए था इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ये एक साइड थी पाकिस्तान की, जो फॉरेन नगरम पॉलिसी की बात करें या फॉरेन जो विजिट्स हैं उसको लेकर। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर 1-2 दिनों के अंदर मज़ाकरात जो PTI और PDM के दरमियान हो रहे हैं उनको फाइनलाइजेशन उनकी होनी है और इस चीज़ को दोबारा रीट्रेट भी किया है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। मज़ाकरात में डेडलॉक कहाँ पर है और कहाँ से इशू आगे नहीं चल रहा। ये जो सितंबर की एक गर्दान हम देख रहे हैं ये क्या है, और बजट से पहले क्या इलेक्शन डेट भी अनाउंस नहीं हो सकती? क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि IMF की ये बाइंडिंग है कि हम लोग बजट पेश करें, तो IMF की ये बाइंडिंग तो हो सकती है, लेकिन क्या ये भी बाइंडिंग है कि इलेक्शन डेट बजट पेश करने से पहले अनाउंस नहीं की जा सकती? प्रोग्राम के पहले हिस्से पे इस पे बात करती हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया सेनेटर हामिद मोहम्मद ने। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर बहरमन तंगी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। बहरमन भाई, लेट मी स्टार्ट विद यू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जाते हैं SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर गोवा में और वहाँ पर जाके पाकिस्तान का केस प्लीड करते हैं, बताते हैं पाकिस्तान ने क्या किया है, कश्मीर का इशू हाईलाइट करते हैं। कुलभूषण जाधव जो उसका कोड नेम बंदर है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को पता हो, उसका केस प्लीड करते हैं और कहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपके स्टेट एक्टर जब पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी कर रहे हैं तो आप किस टेंजेंट पे या किस नहज पर हैं कि आप पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क या तंजीम या एक सनत बनाने का कह रहे हैं। क्योंकि जयशंकर ने एंड ऑफ द डे ये भी कहा कि जी हम लोगों ने तर्जुमान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी दहशतगर्द सनत के। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हैं और एज ए फॉरेन मिनिस्टर उनकी एक मॉरल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को, जो कि पिछले 4 सालों से ज़मीन बोस हो चुका था, उसको अपनी लाइन पे ले आए और पाकिस्तान की जिन कंट्रीज़ में जो ट्रस्ट बिल्टअप करने की कोशिश की, वो चाइना भी है, वो US भी है, वो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजिट पर, तो वहाँ जब उसके सर की कीमत लगा चुकी है इंडिया में, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस चीज़ की परवाह की बगैर वो चले गए थे और इसलिए कि वो पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से चले गए, जहाँ पर उनकी कोशिश थी
कि हम उनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजे और उनको दहशतगर्द कहे, उनको दहशतगर्द तंजीम का नुमाइंदा कहे, लेकिन उसमें वो नाकाम हो चुके थे, इसलिए कि उसने कश्मीर के मसले को, उसने इंडिया की दहशतगर्द को प्रेजेंट करके पूरी दुनिया में साबित किया कि दहशतगर्दी में कौन मुलविस है। लेकिन मंसूर साहब, यहाँ पे मैं ये बात जरूर करने जा रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर न जाते तो फिर उन लोगों ने जो उनके प्लास्टिक लगाए थे, उनको मना करने की धमकियां दे रहे थे, उनको कहे कि आप आ नहीं सकते, उसने साबित किया कि मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नवासा और शहीद बीबी का बेटा हूं, जो कि वो अपनी शहादत से भी मना करके उसने अपनी शहादत दी। लेकिन आज कौन होश है? आज अगर परस करें सपोज आप आज इंडिया के लोग होश हैं, तो वो खुशियां यहां पीटीआई वाले भी मना रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब इमरान वजीर आजम थे, जब बाहर ममालिक जाते थे तो हम अपोजिशन में थे और हम उनको बार बार ये यकीन दहानी करते थे कि आप जब विजिट से बाहर जा रहे किसी मुल्क, तो आप पार्लियामान में आके पार्लियामान को एतमाद में ले ले, ताकि वहां एक मैसेज चला जाए कि इमरान के पीछे सिर्फ पीटीआई नहीं है, बल्कि इमरान के पीछे तमाम जमातें हैं। और हमने 4 सालों में उनको बार बार जिस मुल्क में उसकी विजिट होती थी, हम उनको यही कहते थे कि आप पार्लियामान आए, पार्लियामान में स्पीच करें, पार्लियामान को एतमाद में ले और उस कंट्री को मैसेज दे दे कि मेरे पीछे पूरे मुल्क की जमातें, लीडरशिप और पार्लियामान मेरे साथ खड़ी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, बैरमंद भाई, मुझे जरा ये चीज सेनेटर हुमायूं मोमिन के पास लेकर जाने दीजिएगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये चीज जरा समझाइएगा, बिलावल भुट्टो बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कुछ अर्सा पहले कहा नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात का कसाई, और आपको याद होगा इस बेस के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर एक वावेला डला, और इवन जब अब विजिट होना था तब भी ये जो थ्रेट्स की बात हो रही है ये की गई कि अगर आप आएंगे तो ये सब कुछ आपके साथ होगा, हेड मनी एंड ऑल दैट। उसके बावजूद वहां गए, कश्मीर का केस प्लीड किया, कलभूषण की बात की, और इस सारे का एंड रिजल्ट हम लोग देखते हैं जो कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि जी ये दहशतगर्द सनद के तर्जुमान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं सपोर्ट कर रही इस वक्त वजीर खारजा को, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि ही इज फ्रॉम पीडीएम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप इस तरह के किसी जगह पे जा रहे होते हैं और आप कहते हैं आप एक स्टेट गेस्ट जा रहे हैं, होती अपनी जगह पर होती है, लेकिन इस तरह की जगहों पे आमतौर पे वो सबको पता होता है कि यू नो इट विल बी सेफ, बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। ठीक है, अब बैरमन तंजीम साहब ने एक बात कही है कि वहाँ पे इंडिया में लोग खुश थे और यहाँ पे खुश थे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, तो जब पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, वो आउट होता है और इंडिया वाले खुशी मनाते हैं, क्या मैं खुशी मनाऊंगा? नहीं, मुझे अफसोस होगा। मैं कहूंगा कि यार इसको इस पॉइंट पे भेजा क्यों गया था, इसको आपको चौथी पोजीशन पे भेजना चाहिए या इसको ओपनर भेजना चाहिए था, वो व्हाटएवर इट इज। ठीक है, हम उस पर तनकीद कर सकते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं था कि इनको वहां पे जाके ये करना या इनकी हमें खुशी हुई है, इनकी बेइज्जती हुई है, या लोग जो कह रहे हैं कि हुई है, ये जो हुई है वो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है, इसमें बेइज्जती या उसकी कोई बात नहीं होती है। दीज आर, आप ये समझ लें कि दो मुल्कों के दरमियान में दिस इज द वर्ड ऑफ द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि जब आप वहां जा रहे थे तो आपको पहले से बात चीजों का पता होना चाहिए था कि आप उधर जा रहे हैं। वहां पे वो आपको, एक तो ये है कि देयर इज अ बैकग्राउंड डिफरेंस बिटवीन द वन फॉरेन मिनिस्टर एंड द अदर फॉरेन मिनिस्टर। एजुकेशन का डिफरेंस है, उनकी एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, उनके एक्सपोजर का डिफरेंस है, हर चीज का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को सामने रखते हुए आप वो देखेंगे कि एक आदमी जो कह रहा है उसके बदले में जब दूसरा कहेगा कि वो आपको ओवरशैडो कर जाएगा। सो बाज़ दफा आपको एक्ट ऑफ कमीशन की बजाय जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्रूव दैट यू आर अ ग्रैंडसन ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, बट जुल्फिकार अली भुट्टो वाज एन अचीवर, ही वाज एन अचीवर इन हिज ओन फील्ड। लेकिन हम डॉक्टर साहब मुझे ये चीज बताएं, ये कॉन्फ्रेंस थी तो ऑफ द क्लास, लेकिन बिलावल भुट्टो के पास कुछ नहीं है। मतलब
In his own capacity, what does he have? Nothing. Zilch. Zero. लेकिन इस किस्म के बंदे को जब आप भेज रहे हैं, अच्छी बात है कि इसको ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है, अच्छी बात है कि इनको ऑन जॉब ट्रेनिंग। आवाज जा रही है डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब जरा मुझे जरा ये चीज समझाइएगा। ठीक है, आपका एक पॉइंट, चले लेट्स टेक इट फ्रॉम दैट, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इवेंचुअली फॉरेन मिनिस्टर्स ने ही जाना था। इसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। प्राइम मिनिस्टर couldn't have done it. So Bilawal being the foreign minister, if he is there and he is representing Pakistan and he is pleading the right cause, आपको लगता है फिर भी क्रिटिसिज्म जरूरी था? सर कितनी दफा ऐसे मौके आए जहां के इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर या इंडिया का किसी भी मिनिस्टर ने जिसने पाकिस्तान आना था एंड ही डिड नॉट, he excused himself. That's again itself is a big message that आप लोग, और ये चीजें यहां से कर सकते थे because आपने कश्मीर के साथ ये स्टैंड लिया, तो पाकिस्तान उस मौक़िफ़ की वजह से हम आपके ये अटेंड नहीं करते। मतलब there are ways and means of putting your point across. Okay, you don't have to really go there and do that thing. Let me take a break over here जी। एक शॉर्ट ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। नज़ीर, एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख, इलेक्शन कब होंगे, एक दिन होंगे, किस तरह होंगे, इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी ये कहा है कि 1-2 दिनों के अंदर आप लोग फैसला करें, और अगर फैसला नहीं होगा तो 14 अप्रैल की जो मई की जो डेट है वो स्टैंड्स देयर। बैरमन तंगी भाई, मुझे ज़रा बताइएगा, आप लोगों के जो मज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी वो नाकाम है, उनमें कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाके कहते हैं कि जी हमें टाइम दें, मज़ाकरात करें। टाइम मिल गया, अब मंडे ट्यूसडे तक आइदर वेज कुछ ना कुछ सामने ज़रूर आना है। आपको लगता है मज़ाकरात, कंसेंसस डेवलप हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन और इलेक्शन डेज को लेकर, डेट्स को लेकर? देखिए मंसूर, मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपनी हुकूमत में 18 अमेंडमेंट भी मुज़ाकरात के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को एक तोहफा दिया है। 1973 की में भी जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ बैठ के मुज़ाकरात किया और फिर तमाम लोगों को, लीडरशिप को एक पिच पे बैठा के एक तोहफा दिया। इसी तरह 2008 से 13 तक भी अगर हमारी हुकूमत में आप देख ले तो धरने भी थे, लेकिन हमने न गोली चलाई, हमने न FIR कटवा दी, और हमने कंसेंसस के जरिए वहां पे वो मुज़ाकरात किए और उस मसले का हल निकाला। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमात है और जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। तो हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, लेकिन अनकंडीशनल। अगर आज भी इमरान से आप पूछ ले कि अगर इलेक्शन हो जाए तो आप मानेंगे रिजल्ट? आपको हाँ नहीं कहेंगे, इसलिए कि इमरान को तो वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको तो वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल है जो जीते। जैसे पंजाब की 20 सीट पे इलेक्शन हो रहा था तो वो कह रहा था कि इस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर ये सिलेक्शन मुझे मंजूर नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन जब जो जीत गए तो फिर वो मानने के लिए तैयार हो गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त हम PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन इत्तेहादी जो हुकूमत का हम हिस्सा है, और हम समझते हैं कि जब तक आपके इत्तेहादी जमातें एक पिच पे ना हो, कंसेंसस अंदर से डेवलप ना हो, तो फिर आप दूसरे के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं। लेकिन बैरमंद भाई मुझे एक चीज बताएं, ये बात यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी की है कि जो इलेक्शन का फैसला आएगा वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन की, कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इसका कौन, इसकी मतलब इसको कौन एंडोर्स करेगा, कौन इंश्योर करेगा? आप अगर ये कह रहे हैं कि जो भी इलेक्शन का फैसला है मान लेंगे, तो फिर क्रेडिबिलिटी को कौन इंश्योर करेगा कि फ्री एंड फेयर हुए हैं? देखिए मंसूर, यही तो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, न किसी आदमी की मर्जी पर है इलेक्शन का ऐलान करिए। जब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि वी आर नॉट रेडी, हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे किसने हक दिया कि मैं उस पर फोर्स कर लूं? पाकिस्तान के तमाम इदारे
रिस्पेक्टेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और काबिल एहतराम है। एक इदारे को दूसरे इदारे की मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। तो अगर इलेक्शन की ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना हो तो फिर हम इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराएंगे, और अगर उसको हम डायरेक्टिव दे कि आप इलेक्शन करवा दे और वो कह रहे कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर मैं कैसे उसको फोर्स कर लूं? इसी तरह हम चाहते हैं कि इलेक्शन भी हो, लेकिन एक दिन के इलेक्शन में, या हम जो चाहते हैं वो इसलिए कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाए तो 2017 के सेंसस से होगा, और फिर 2000 जब मरकजी इलेक्शन होगा तो वो 2023 के सेंसस से होंगे। तो मुझे बताएं कि जब अक्टूबर में मरकजी इलेक्शन हो तो सूबों में जब इलेक्टेड हुकूमत होती है उसको ट्रांसफर, उसको अपॉइंटमेंट, उसको डेवलपमेंटल काम की इजाजत होगी। तो फिर जब जिस पार्टी की हुकूमत होगी वो मरकजी एमएनएस की जो इलेक्शन का टेस्ट करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे, और उनको ये इख्तियार नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट करें, आप ट्रांसफर करें, आप पोस्टिंग करें, आप डेवलपमेंटल काम करें। वो केयरटेकर हुकूमत सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए सपोर्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को। तो ये मुझे बताएं कि हल्काबंदियां क्या होगी। मुझे जरा ये चीज, बैरामंद भाई, मुझे जरा ये चीज डॉक्टर साहब के पास लेकर जाने दीजिएगा। डॉक्टर हुमायूं, जो पॉइंट बैरामंद तंगी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंसेंसस अभी नहीं हुए, अभी वो चीज़ें होंगी नहीं, उसके बाद आप लोग इलेक्शन में चले जाएंगे, दोबारा जब जनरल इलेक्शंस होंगे फिर चीज़ें कैसी होंगी। सर, अब ये जो इंतखाबात की तारीख है जिसके अंदर एक आप लोगों की तरफ से भी आ रहा है कि जी सितंबर के ऊपर हुकूमत भी फंसी हुई है, आरिफ अलवी साहब का टाइम खत्म होना है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का टाइम स्पैन खत्म होना है, उन्होंने रिटायर होना है। इसके अलावा आपको लगता है और कोई वजह है आपको सितंबर की डेट, आप जो पीडीएम बार बार कह रही है सितंबर जी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को किसी लिहाज से कोई प्रॉब्लम है कि ये अभी कराते हैं, कल कराते हैं, परसों कराते हैं, जब मर्जी कराएं, अक्टूबर में कराएं, नवंबर में कराएं, 10 साल बाद कराएं। एज फार एज पीटीआई कंसर्न, देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले तो बात ये है कि हम लोग चाहते हैं, सही और गलत हम चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है 90 डेज के अंदर हम उसको क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है तो इसके ऊपर ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे रहा था जिस पे एच नाइक साहब ने कहा है कि जी हम चाहते हैं कि हम लोग इनके साथ मिलके बात कर लें, लोग आपस में बात करना चाहते हो तो हम आपको टाइम दे देते हैं, लेकिन हमारा वक्त नहीं जाया करना, 2, 3, 4 दिनों में कर लो। अच्छा, अब जब ये गुफ्तगू हो रही है बिटवीन दी पीडीएम, अब मुझे समझ नहीं आती कि ये पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन पीडीएम की नुमाइंदगी करते हैं, पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, सो दैट्स ऑल रबिश, ठीक है। बेसिकली इट्स अ पीडीएम वर्सेस पीटीआई, सो आइदर दे आर पार्ट ऑफ पीडीएम और दे आर नॉट, ठीक है। अब जो हुकूमत है और जो पीटीआई है उनके दरमियान में 3 पॉइंट के ऊपर हुकूमत ने पीटीआई को कहा है कि आप इन 3 पॉइंट पे कर लो। नंबर 1, आप 14 मई के मौकफ से पीछे हट जाओ और कहो कि चलो हम आगे इलेक्शंस कराते हैं। पीटीआई ने कहा ठीक है, हम इस पे बात करने को तैयार हैं। इन्होंने दूसरा पॉइंट कहा कि हम एक दिन पे पांचों मींस 4 सूबाई और 1 नेशनल की इलेक्शंस करवाने के तैयार हैं। पीटीआई ने कहा ठीक है, हम इस पे भी बात करने को तैयार है। तीसरा, इन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वो हम सारे मानेंगे। पीटीआई ने कहा हम इस पे भी तैयार है बात करने के लिए, और बातचीत इसमें हो रही है। हो क्या रहा है, ये लोग फॉर व्हाटएवर रीजन ऑफ फियर है या क्या है मुझे नहीं मालूम, इनका क्या है, मे बी ये डरते हैं या क्या है, ये अक्टूबर से पहले नहीं आ रहे। ये कहते नहीं हमने अक्टूबर, अच्छा फिर ये कहते कि हमने बजट पेश करना, तो नहीं है ना, बजट पेश करने कर दो पेश, आप 10 से आप हम कहते हैं 14 मई को, आप 14 मई छोड़ो, आप 5 जून को कह दो कि हम 5 जून को हम अपने को डिसॉल्व कर देंगे, बजट हम 3 जून को दे देंगे या 5 जून को दे देंगे, 6 जून को हम डिसॉल्व कर देंगे। डॉक्टर साहब मुझे जरा ठीक, वेरी वैलिड पॉइंट, मुझे मेहरामंद भाई बड़ा वैलिड पॉइंट है, आप लोग डेट अनाउंस कर दें, आप लोग बजट दे दें साथ। देखिए मेरी बात सुनिए मंसूर, इमरान ने तो बाजवा के कहने पर 2 असम्बलियां डिसॉल्व की हैं, तो क्या मेरी लीडरशिप का पॉलिटिकल विजन इमरान की तरह है कि हम अपनी मर्जी को, अपनी पॉलिटिकल विजन को, आवाम की वोट की इज्जत को खत्म करके हाथ में मिला के बाजवा के कहने पर असेंबली डिसॉल्व कर ली? हमने इस टेनेवर को पूरा करने के लिए और 4 टाइम ट्रांजैक्शन के लिए पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। हम चाहते हैं कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, और हम तो वो नहीं है
कि मैं गाली देता हूं बाजवा को और फिर 4 महीने या 5 महीने या 8 महीने बाद मैं बैठ के बाजवा के कहने पर मैं असेंबली तोड़ दूं? नहीं, तो अब ये चीज आपको लगती है जो इस वक्त हुमायूं मेहमद साहब कह रहे हैं कि आप लोग ठीक है, आप लोगों ने बजट देना, आप बजट दे दें, उसके बाद की कोई डेट अनाउंस कर दे कि जी हम इस डेट हमने को तो डेट दिया है, हमने डेट दिया है 8 अक्टूबर हमने डेट दिया है ऑलरेडी। अगस्त में हो असेंबली खत्म हो जाएगी, उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, केयरटेकर हुकूमत आएगी और फिर 4 और 8 अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक, इससे कि हम चाहते नहीं है कि एक दिन पे पहले हम असेंबली तोड़ दें। बिल्कुल ठीक है कि पॉइंट बिल्कुल आ गया। सॉरी मेरे पास जी इस सेगमेंट का टाइम बड़ा कम था। बहरमन तंगी साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हुमायूं मेहमद साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक से वापस आते हैं। तो बिलावल भुट्टो का जो विजिट है और इसको लेकर एक जो डिबेट शुरू हुई है, वो डिबेट क्या सही है गलत है, जो बिलावल भुट्टो का जाना क्या ठीक था कि गलत था, हिंदुत्व माइंडसेट्स के रखने वाला हिंदुस्तान ने जो कुछ कहा, इसको हम आगे कैसे लेकर चलेंगे, दुनिया इसको कैसे देख रही है, और इस फैसले को आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट नहीं कर रही तो कल को जब ये लोग हुकूमत में आएंगे और उस वक्त की अपोजिशन सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर क्या ये तरीक़ेकार होगा पाकिस्तान की सियासत का? इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है शमशाद अहमद खान साहब ने, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान के रहे हैं, और मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब एम्बेसडर रहे हैं पाकिस्तान के। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब लेट मी स्टार्ट विद यू सर। SCO कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर हैज़ अटेंडेड इट। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस कॉन्फ्रेंस में जाना बनता था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है कि जी बिलावल को जाना ही नहीं चाहिए था इस कॉन्फ्रेंस के अंदर? सर सबसे पहले मुझे जरा इस पे रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टीज की साइड पे या उसके अगेंस्ट बात नहीं करना चाहता। मैं तो ज़ाती तौर पर आपको अपने ख्यालात तो दे सकता हूँ। ठीक। और मैं शुरू से मुखालिफ था बिलावल का इंडिया जाना, क्योंकि असूली तौर पर इंडिया ने हमारे साथ ऐसी हरकत की हुई है 2016 से 7 साल पहले से कि जो सार्क की समिट हमें होस्ट करनी थी वो हम अब तक नहीं होस्ट कर सके, क्योंकि इंडिया ने इनकार कर दिया था। न सिर्फ खुद आने से इनकार किया था बल्कि सारे सार्क के मेंबर्स को मजबूर किया था कि आप भी ना जाओ। तो एक तरह से इंडिया मोदी जो है ये जब से 2014 से इक़्तिदार में आया है उस वक्त से हमें ये हर पहलू से हर मैदान में लताड़ने की कोशिश करता है। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, मंसूर के 2014 में जिस वक्त इसने अपनी रस्म ताजपोशी की थी दिल्ली में, तो इसने नवाज शरीफ को इनवाइट किया था और साथ दूसरे सार्क मेंबरों को भी किया था, और फिर सबको लाइन में खड़ा करके फिर उन्होंने लाइन में खड़े होकर इसके साथ हाथ मिलाए थे। उससे इसने जाहिर करना था कि हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत है और तुम लोग सिर्फ एक बच्चे जमूरे हो जो हमारे साथ लाइन बना के पेश हुए हो। तो उस वक्त इसने बेइज्जती हमारी की थी। हालांकि उस वक्त भी मैंने कहा था फॉरेन ऑफिस को कि इसको नहीं जाना चाहिए, मगर बदकिस्मती ये है मंसूर के हमारे जो हुक्मरान हैं, ये 2 खानदान जिन्होंने गुज़श्ता 50 साल से इस मुल्क पर हुकूमत की है, और जितनी भी बर्बादियां हैं हम पर आई हुई वो सारी इन 2 खानदानों ने लेकर आए हैं, जितने बुरे वाक़यात हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये नहीं जाना चाहिए था। ठीक। सार्क की समिट अब तक नहीं हो सकी, और अगर जाना भी था तो हमारा जो वहां पे शारजाह फेयर है, क्योंकि हमारे तो इंडिया के साथ इस वक्त सफीर की सतह पर ताल्लुकात ही पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जैल साहब, एक और चीज मैं बता दूं जी सर, ये जितनी बदमजगी हुई है इस समिट, इस मीटिंग पे, उससे चाइना की जो SCO है ये उसको बड़ा सेटबैक हुआ है, जो मैं समझता हूं चाइनीज बहुत बुरा मना रहे हैं। ओके ठीक। जैल साहब आपकी तरफ आता हूं। हिंदुत्व माइंडसेट, RSS आइडियोलॉजी, इस चीज़ का बरमला इजहार किया हिंदुस्तान ने। बिलावल भुट्टो ने बड़ा कैटेगोरिकली वहाँ पर बताया,
कलभूषण की बात की, वॉज अ स्टेट एक्टर, ये बोला। उसके बाद उन्होंने जो 4 अगस्त का जो स्टेप लिया, 5 अगस्त का, उसको कंडेम किया। सर, आपको लगता है कि द रोल विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो रोल अदा किया गया है उस फोरम के ऊपर, और किस तरह आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का इस सारे के ऊपर जो एक क्योस और रिबटल मीडिया हो या उनके फॉरेन मिनिस्टर हो उनकी तरफ से जो आया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शमशाद साहब हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, इनका बड़ा तजर्बा है माशाल्लाह इस सारे में। वो हैंडल भी करते रहे इंडिया पाकिस्तान अफेयर्स। मेरा ख्याल में एससीओ और सार्क में थोड़ा सा फ़र्क है। सार्क एक रीजनल हमारा वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर इंडिया वाज डोमिनेटिंग सार्क, और इसी वजह से सार्क आगे चल ही नहीं सकी है। एससीओ इज स्लाइटली डिफरेंट। एससीओ बेसिकली चाइना के इनिशिएटिव के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसके अंदर रशिया भी है, उसमें सेंट्रल एशिया के सारे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, अभी बाकी और भी मुल्क काफ़ी सारे हैं, इंडिया भी है। लेकिन इस सारे में जोग्राफिकली पाकिस्तान इज बेटर प्लेस टू टेक एडवांटेज ऑफ एससीओ, और एससीओ के अंदर पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन, अगर हम सिर्फ ये कहें कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट से हम एससीओ से अपने आप को आइसोलेट कर लें, मेरा ख्याल में वो थोड़ा सा हमारे लिए डिप्लोमेटिकली हमारे लिए सेटबैक होगा। एससीओ एक डिफरेंट आपको दुनिया में एक नया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। पहले हम जी रहे थे 1947 ऑनवर्ड्स, हम एक वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर जी रहे थे जिसमें सीटो, सेंट्रो और वो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर थे हम। एक अमेरिका की दुनिया थी जो कि एंटी कम्युनिज्म के नाम के ऊपर, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म के नाम के ऊपर चल रहा था। एक डिफरेंट दुनिया थी जिस कॉन्टेक्स्ट में हम जी रहे थे। ठीक। अब वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो रहे हैं, और इसमें मेरे ख्याल में एससीओ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एससीओ के अंदर अपने आप को एंगेज करे। और एससीओ के इजलास आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, एससीओ मेंबर्स के कैपिटल्स में होते हैं, या उनके जहां पे वो कहते हैं वहां पे होते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली कह लें या जो भी हालात हैं उसमें इंडिया में ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं। ट्रू। तो क्या हम इंडिया में एससीओ की मीटिंग से हम अपने आप को एब्सटेन कर लें, निकाल लें? तो ये मेरे ख्याल में क्योंकि ये चाइना का इनिशिएटिव है, ऑल्दो हो इंडिया में रहा है इजलास। ठीक। शमशाद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब पाकिस्तान में इजलास उसमें इंडिया ने उसको एब्सटेन किया, नहीं आए, तो क्या हम भी उसको तरकी बतरकी जवाब देते हुए हम भी ना जाएं? तो कहीं हम एससीओ को अंडरमाइन करें या ना करें, ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। मेरे ख्याल में एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, एक अच्छा नया पाकिस्तान को एक नई पोजीशन, एक नई ऑर्गेनाइजेशन, नए सेटअप में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है जिसमें अल्टीमेट एडवांटेज पाकिस्तान को होगा। ठीक। ये एक पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा शमशाद साहब, अब सर कमिंग ऑन द केस विच द फॉरेन मिनिस्टर हैज प्लीडेड, पाकिस्तान एंड कश्मीर, इसको आप कैसे रेट करेंगे? देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ एससीओ की अहमियत जो है, और एससीओ चाइना बहुत अच्छे तरीके से हमारी पोजीशन समझता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम एससीओ से अब्सटेन करें। हमारा जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है दिल्ली में वो कर सकता था, उससे कम से कम हम इंडिया को वो पैगाम दे सकते हैं कि जो इंडिया ने हमारे साथ अब तक किया हुआ है कि हमें अब तक साथ में अपनी समिट नहीं करने दी पाकिस्तान में, तो उसका कम से कम उसको हिसाब कर देते। इंडिया के साथ मैं किसी किस्म का जेस्चर करने के मूड में नहीं हूँ जाती तौर पर। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आज मैं फॉरेन ऑफिस में होता तो मैं कभी भी किसी फॉरेन मिनिस्टर को जाने ना देता। लेकिन बात यह है कि हम लोग इतने नीचे बातें सोचने वाले हैं। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। शंघाई 96 में पैदा हुई थी, ये बनाई गई थी। ये सिर्फ 6 मेंबर्स थे, 4 सेंट्रल एशिया के, दूसरी चाइना और रशिया। इन 6 मेंबर्स ने शंघाई बनाई थी। इस खित्ते के लिए नहीं बनाई थी, उन्होंने अपने खित्ते के लिए बनाई थी, तो सेंट्रल एशिया जो कि रूस का हिस्सा था। और उसकी वजह कोई और पर्पस नहीं था, सिक्योरिटी थी। और वो सिक्योरिटी अमेरिका के खिलाफ नहीं थी, वो सिक्योरिटी थी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ। ये 3 ममालिक हैं जहां से एक्सट्रीमिज्म टपकता है। तो हमने इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई।
तो फिर वो हुआ ये कि क्योंकि 4 मेंबर जो थे, वो उसके अलावा 2 और मेंबर हैं सेंट्रल एशिया के, वो शामिल नहीं हुए इसमें, उन्होंने बिल्कुल बाहर रहे उससे। तो 6 मेंबर जो हैं वो एट द सेम टाइम दे आर मेंबर ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो रीजन की है, वो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इतनी वाइटल रोल नहीं होती इनका, भारत और पाकिस्तान के मसले पर कोई रोल नहीं है। और हमने वहां पर एससीओ की मीटिंग पर ले जाकर पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़ात खोलकर चाइना के लिए बल्कि बदमज़गी पैदा की है और अपने मुंह पर स्याही मल के आया है ये। जल साहब, विल यू एग्री विद व्हाट शमशाद साहब इज सेइंग? और सेकेंडली मेरा पॉइंट सवाल वही है कि जी जो जिस तरह बिलावल ने केस प्लीड किया है पाकिस्तान का, क्योंकि दहशतगर्द सनत कहा गया उनको कि जी ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट, और कश्मीर का, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट बेसिकली बायलैटरल हमारे इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर हम उनको कहते हैं वो दहशत फैला रहे हैं, वो हमें कहते हैं कि दहशत के, पर्टिकुलरली कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में वो हमें कहते हैं। और कश्मीर के ऊपर भी एक लॉक जैम है, जो 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन थी, हम कहते हैं उसके ऊपर आए तो तब हम बातचीत करेंगे। इंडिया अभी उससे वो समझता है कि हम बहुत उससे आगे निकल गए। इंडिया के अंदर खास तौर पर जो एक्सट्रीमिज्म फैलाया जा रहा है हिंदुत्व के नाम के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को वो वाला एटीट्यूड, हिंदुत्व वाला एटीट्यूड ये इजाजत देगा कि उससे पीछे हटें। मैं नहीं कहता हूं हम भी पीछे हट जाएं, लेकिन जो हमारे बाकी मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उनके थ्रू अगर इंडिया से भी करना पड़ता है, क्योंकि आपस में बातचीत होती है, उस इवन इफ इट इज ऑन, जब हम एक दूसरे को वो सुना रहे हैं, एक तो कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट हो या टेररिज्म का, तो बातचीत तो हमने की है। हमारे वजीर खारजा ने, अगरचे हमारे वजीर खारजा अभी बहुत कोई एक्सपीरियंस वजीर खारजा नहीं है, वो हम उससे वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो जुल्फकार अली भुट्टो की तरह या बाकी जो हमारे तजर्बाकार वजीर उनकी तरह वहां पे बातचीत करेगा या उसका वहां पे इम्पैक्ट भी वो होगा। सर पॉइंट मैं मानता हूं, बिल्कुल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कहना कि हिस्सा नहीं हम ले, ये गलत है। ठीक, बिल्कुल ठीक। लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब बहुत शुक्रिया जी, शमशाद अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया। एट प्रोग्राम 2 इश्यूज, कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और सेकेंडली बदकिस्मती से इस वक्त हर इशू के ऊपर डिवीजन नजर आ रही है पाकिस्तान में, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो, चाहे आपके फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे आपका डायलॉग है इंटरनेशनली। इसको एड्रेस इन सियासतदानों ने करना है, क्योंकि इनकी वजह से कौम डिवाइड हो रही है। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।